हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वर्क के बारे में हमने पढ़ा है, अब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग वर्क और एनर्जी दोनों को कंबाइंड करके भी देखेंगे कि आखिर इस दोनों में अपना क्या रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो एनर्जी है उसका डेफिनेशन हम ये आपको बता रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी काम को करने के लिए जो आपके अंदर, उस सिस्टम के अंदर, कोई भी सिस्टम जो काम करना चाहता है, जो वर्क करना चाह रहा है, उस वर्क को करने के लिए जो इंटरनल कैपेसिटी उस बॉडी में है, उस सिस्टम में है, उसी को अपन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लियर लिखा, इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क। इंटरनल कैपेसिटी क्या है किसी काम को करने के लिए, यही आपका क्या है, एनर्जी है। अब यहाँ समझिए, एनर्जी जो है वो डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। बहुत सारी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। तो बहुत सारी एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी भी होती है। अब अपने को इस वर्क एनर्जी चैप्टर में, वर्क एनर्जी पावर जो आपका चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें अपने को बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। अब यह समझो कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी ही, अगर एनर्जी है तो ये भी क्या होगा, इंटरनल कैपेसिटी होगी किसी काम को करने के लिए, है ना। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द इंटरनल कैपेसिटी टू डू सम वर्क by virtue of its motion, by virtue of its motion। the most important point यहाँ पर जो है वो ये है, virtue of its motion, है ना। यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो एक प्रकार का एनर्जी ही तो है और एक टाइप की एनर्जी है। तो ये भी क्या है, इंटरनल कैपेसिटी है, आंतरिक क्षमता, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। ये आंतरिक क्षमता है किसी बॉडी की, किसी सिस्टम की। उस सिस्टम जो वर्क करना चाह रहा है, जो कार्य करना चाह रहा है, उसके लिए उस बॉडी में क्या इंटरनल कैपेसिटी है उसके पास, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस बॉडी के मोशन के कारण क्रिएट होगी। यानी कि जब तक बॉडी मूव नहीं करेगा तब तक आप काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर क्लियर लिखा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना। जब बॉडी मोशन में है तब जाकर के काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अब जो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा, इसमें क्या है, टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उस बॉडी को रोकने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, वही काइनेटिक एनर्जी होगी। या बोल सकते हैं कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो उसको मोशन कराने के लिए, उसको एक वेलोसिटी इम्पार्ट करने के लिए, उसको देने के लिए, यहाँ पे लिखा है हमने, इन इम्पार्टिंग द परजेंट वेलोसिटी ऑफ द टू द बॉडी फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है जो बॉडी के मोशन पे डिपेंड करती है। और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बॉडी अगर मोशन में, सपोज दैट ये मार्कर, अगर ये मार्कर 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसको स्टॉप करने के लिए, इसको रोकने के लिए हमको जितना वर्क करना पड़ेगा वही काइनेटिक एनर्जी होगी इसके लिए। ठीक है, या अगर ये स्टॉप है या रेस्ट में है तो इसको 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड देने के लिए जितना वर्क हमको करना पड़ेगा वो भी काइनेटिक एनर्जी ही है। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आते हैं कि वर्क डन जो कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इससे और क्या रिलेशन इसका क्रिएट होता है, क्या क्या इसमें दोनों में चेंजेज हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, वो सब देखेंगे। तो यहाँ देखो, एक है एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे आया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब जानते हैं, गतिज ऊर्जा जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, उसका फॉर्मूला सबको पता है, 12 mv²। लेकिन ये आया कैसे। अब यहाँ देखो, मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी रखा हुआ था जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी इसको 0 है, u = 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ से किसी बॉडी पर फोर्स लगाया गया F,
ठीक है। यहाँ से किसी बॉडी पर फोर्स लगाया गया F और ये बॉडी एक्सेलरेट हो गई। जब बॉडी एक्सेलरेट होगा तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता है, बॉडी की स्पीड बढ़ती है ना। और बॉडी जब रिटार्ड होता है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, घटेगी। ठीक, तो मास m है, इस पर आपने फोर्स लगाया F और F फोर्स लगने के कारण बॉडी एक्सेलरेट हुआ और एक्सेलरेट होने के कारण इस बॉडी का मास S डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद या इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, अब यहाँ समझो, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन को हम मानते हैं कि इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि फिजिक्स में जो तीन फार्मूला है न्यूटन सर का, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v बराबर यू प्लस ए टी, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ये तीनों फार्मूला तभी आपको अप्लाई करना है जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी का डेरिवेशन करते हैं तो आप v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इसका आप इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूला को डिराइव करने के लिए भी आप इन तीनों फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों में एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, g है, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या रफली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, उसका इस्तेमाल होता है। तो दोनों टाइप के मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के कारण ही हम इसका यूज़ कर पाते हैं। अब यहाँ देखो, तो यहाँ u की वैल्यू 0 जैसे पुट करेंगे तो ये 2s हो गया, तो s बराबर आ गया वी स्क्वायर बाई 2a। ठीक, अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हमने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो वर्क डन निकालिए। तो वर्क डन निकालने के लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में वो है Fs cos थीटा। ठीक, हमने यहाँ cos थीटा नहीं लिखा था, वो अभी समझाते हैं आपको क्यों नहीं लिखे थे। तो cos थीटा, अब यहाँ देखो बॉडी का, इस बॉडी मास पर, m मास वाले बॉडी पर फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। तो उस कंडीशन में यहाँ जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो Fs cos थीटा, थीटा की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाता है, तो W बराबर Fs हो जाएगा। और जो फोर्स होता है वो न्यूटन सर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ma। और डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ इक्वेशन 1 से उठा के पुट कर दिया, वी स्क्वायर बाई 2a, ए से कैंसिल आउट हो गया, तो वर्क फाइंड आउट हो गया हमारा हाफ mv स्क्वायर। और हमने यही पढ़ा, जो वर्क होता है वही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा दिस वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, इस बॉडी को मूव कराने के लिए जो काम आपको करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको जो अपनी इंटरनल कैपेसिटी थी उसको अप्लाई करना पड़ा, आपको एनर्जी को अप्लाई करना पड़ा। इसलिए बोलते हैं कि जो वर्क है वो हुआ है किसके कारण, एनर्जी के कारण। तो यहाँ पर आप इसी वर्क को एनर्जी बोल सकते हैं और इसीलिए यही वर्क काइनेटिक एनर्जी कहलाया। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव होकर आ गया हाफ mv स्क्वायर। अब इसको हमने काइनेटिक एनर्जी ही क्यों बोला, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बोले? तो हमने देखा है, हमने पढ़ा अभी जस्ट कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी वर्क को करने के लिए इंटरनल कैपेसिटी तो है, लेकिन वो डिपेंड करेगा किस पर, बॉडी के मोशन पे। तो यहाँ बॉडी का मोशन हुआ है, बॉडी पहले रेस्ट में थी और बाद में बॉडी का वेलोसिटी भी हो गया, या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हो गया, यानी कि स्पीड भी हो गया। तो बॉडी ने मोशन किया, तो जब बॉडी मोशन में होगा तो उस वक्त जो एनर्जी डेवलप हो रही है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इसीलिए यहाँ से जो वर्क डेवलप हुआ, जो वर्क फाइंड आउट होके आया, जो वर्क निकल के आया, उसी वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। और फार्मूला हम लिख रहे हैं हाफ mv स्क्वायर, जिसमें m आपका मास ऑफ बॉडी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, v आपकी फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो a है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखी। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग जस्ट अभी देखेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है,
काइनेटिक एनर्जी को और हम लोग किस किस तरीके से रिलेट करते हैं, कैसे कैसे हम लोग और उसको देखें। यहाँ देखो, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो फॉर्मूला निकल के आ गया हाफ mv²। ठीक है, अब यहाँ समझिए वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में अगर आप काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अब यहाँ देखो, यहाँ जो मास है वो क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको तो आप वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब बात करते हैं भी की। भी क्या है? तो भी वेलोसिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। आप चाहें तो उसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वेक्टर को आपने ऐसे लिख दिया, वेक्टर भी इंटू वेक्टर भी, आप इस तरह से लिख दिए। तो दो वेक्टर यहाँ पर जो v² था उसी को हमने वेक्टर भी और वेक्टर भी लिख दिया, तो ये v² दिख रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अब दो वेक्टर का अगर आप प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, आपको करना क्या है सो समझो। यहाँ पर मास स्केलर क्वांटिटी इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में भी स्केलर क्वांटिटी, आपको यहाँ स्केलर क्वांटिटी चाहिए और इधर वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इक्वल टू साइन बीच में तो होल्ड नहीं करेगा। तो अब कैसे करें? तो मास तो स्केलर है, तो इस दो वेक्टर का कुछ ऐसा गुना करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट करना पड़ेगा कि ये हमको स्केलर बन जाए, ताकि यहाँ भी स्केलर, यहाँ भी स्केलर, तो इधर भी स्केलर। तो इसीलिए हम लोग इस दोनों वेक्टर के बीच में, इस वेलोसिटी वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m वेक्टर v डॉट वेक्टर b। अब यहाँ देखो, मास इज स्केलर क्वांटिटी। मास जो है वो क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है, और जो मास होगा वो पॉजिटिव होगा। मास मस्ट बी पॉजिटिव फॉर अ बॉडी। किसी भी बॉडी के लिए जो मास की वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव है। अब यहाँ समझिए, मास भी पॉजिटिव और आपका जो v² है, v² विल also be positive, so the kinetic energy will be positive always। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर आप गुना कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। दूसरी बात, अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो अब आप बताइए कि वर्क के साथ अगर इसका रिलेशन आप निकालने जाते हैं तो क्या होगा? तो अगर मान लो वर्क पॉजिटिव आया, तो वर्क पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की है। और अगर आपका वर्क निगेटिव आता है तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हुआ है? डिक्रीज किया है। ये भी प्रूफ होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब यहाँ समझिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये यहाँ पर जो वेलोसिटी है काइनेटिक एनर्जी में, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड कर सकता है ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो फ्रेम आप ले रहे हैं उस फ्रेम पर भी ये डिपेंड करता है। अब कैसे करेगा वो देखो, जैसे मान लीजिए आपने ये फ्रेम लिया, ये x एक्सिस y और ये है आपका z एक्सिस, इसको मान लेते हैं s फ्रेम। उसके बाद आपने ये फ्रेम लिया x डैश y डैश और ये है z डैश, इसको मान लेते हैं आप s डैश फ्रेम। तो दोनों फ्रेम में अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, दो फ्रेम में देखने का तरीका अलग अलग होगा, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से देख रहा है, तो उस हिसाब से आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी? वेरी करेगी। तो मान लीजिए कि एस फ्रेम में वेलोसिटी आपकी v1 है
और एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी आपकी v2 है ना। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी फॉर अ फ्रेम ऑफ reference whose velocity is v1, then अगर उसका वेलोसिटी क्या है v1 है, देन काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आप बोल सकते हैं इसको, है ना। तो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी वो हाफ m मॉड ऑफ वेक्टर v1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर v1 का स्क्वायर। मॉड ऑफ वेक्टर v1 का मतलब हो गया v1 वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब यह समझिए कि अगर जो आदमी पहले यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के देख रहा था, अगर वो आदमी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाता है, तो ऐसे फ्रेम में चला गया जिसका वेलोसिटी खुद v2 है, ठीक है ना, जिसका वेलोसिटी खुद क्या है v2 है, अगर वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाएगा तो उस कंडीशन में अब देखेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस whose velocity is v2, then अब यहाँ देखिए, पहले इस फ्रेम एस फ्रेम में से देख रहा था किसी बॉडी के मोशन को। ये व्यक्ति एस फ्रेम में खड़ा होकर के एक्स वाई जेड फ्रेम में खड़ा होकर के वेलोसिटी को, किसी बॉडी के वेलोसिटी को, किसी बॉडी के मोशन को देख रहा था, तो उसको वेलोसिटी v1 नज़र आ रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी v1 स्क्वायर। अब यही आदमी अगर एस डैश फ्रेम में चला जाएगा, दूसरे फ्रेम में जा करके देखेगा, और वो ऐसे फ्रेम में चला गया जिसका खुद का वेलोसिटी v2 है, तो उस कंडीशन में देन द रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों फ्रेम मूव कर रहा है, ठीक है। देन रिलेटिव वेलोसिटी विल बी v12, हम इसको लिख रहे हैं v1, 2 इक्वल टू मॉड ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। का इसका मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहते हैं तो मॉड ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, तब जाके जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वो हो जाएगा हाफ m मॉड ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। इस चीज़ को आप फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड पहला एक फ्रेम था, उसमें कोई बॉडी यहाँ पर, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा था, कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा था, इसका वेलोसिटी v1 नज़र आ रहा था उसको, ठीक। यहाँ से कोई बॉडी मूव कर रहा था, उसका वेलोसिटी v1 नज़र आ रहा था उसको। तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ m v1 स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी उसी बॉडी का, अगर मान लीजिए किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया जहाँ पर बॉडी का, उस फ्रेम का खुद का वेलोसिटी v2 है, तो अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस बॉडी के मोशन को, आप एस डैश फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एस डैश फ्रेम का खुद का वेलोसिटी v2 है, और आप देख रहे हैं यहाँ के बॉडी को तो जिसका वेलोसिटी v1 है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो क्या हो जाएगी वो v1 माइनस v2 हो जाएगी, और v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो समझने वाला बात ये है वो ये समझिए कि ये जो v1 माइनस v2 का स्क्वायर आपने दिखाया, ये v1 माइनस v2 का स्क्वायर किसी भी स्थिति में उसके मैग्नीट्यूड के हमेशा बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ जो आपने लिखा मॉड v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का स्क्वायर, ये जरूरी नहीं है कि ये चीज़ आपके v1 माइनस v2 के स्क्वायर के बराबर हो जाए ऑलवेज।
यानी कि इस दोनों वेलोसिटी, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, तो 6 - 4 मीटर पर सेकंड का आप स्क्वायर कर देंगे तो 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि 4 मीटर। यहाँ पर आप वैल्यू जो है वो 4 पुट हमेशा नहीं कर सकते, वो बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी है। दूसरी बात, दो वेक्टर का आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो दो वेक्टर का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें वेक्टर अलजेब्रा लगता है, वेक्टर के रूल रखेंगे, और वेक्टर को अगर घटाना है तो आप सीधा नहीं घटा सकते, सिंपल अलजेब्रा, साधारण बीजगणित के नियम को फॉलो नहीं करता है, वो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करेगा। तो उस कंडीशन में ये जो आपको यहाँ दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, इसका अगर आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आपको निकालने के लिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो आपको यहाँ पर रूट पुट करना पड़ेगा। ऐसा आपने वेक्टर चैप्टर में भी पढ़ा होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर आप रिजल्टेंट निकालते थे एडिशन में तो रिजल्टेंट आर होता है, और उस कंडीशन में आपने लिखा होगा आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर v1 और v2 का आपको सब्ट्रैक्शन है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, तो उस कंडीशन में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप दोनों क्वांटिटी को सीधा सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दे, तो हमेशा ये वैल्यू हमेशा इसके बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बराबर हमेशा होगी। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करें। अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ देखा कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से हम लोग उसको रिलेट करते हैं। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पर जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चक्कर आता है, जब एस फ्रेम था, एस फ्रेम में बॉडी की वेलोसिटी मान लीजिए v1 थी, जब बॉडी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी फॉर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुज वेलोसिटी इज v1, यानी कि यहाँ पर मेरा जो मतलब है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी v1 यानी कि बॉडी की वेलोसिटी v1। तो उस कंडीशन में बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ½mv1² है। लेकिन अगर यही व्यक्ति, यही ऑब्जर्वर S' फ्रेम में चला जाता है जिस फ्रेम का अपना वेलोसिटी v2 है, यहाँ बॉडी की वेलोसिटी v1, या बोल सकते फ्रेम की वेलोसिटी v1, तो यहाँ बॉडी का वेलोसिटी v2 है, तो अगर यहाँ से देखोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो फ्रेम है वो क्या हो गया, चेंज कर गया। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो दोनों वेलोसिटी को हमने सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने लिखा ½ वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप ले सकते हो। और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दें। दो वेक्टर का आप सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो आपको वेक्टर अलजेब्रा का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं इसमें कैसे इसको हम लोग ग्राफ से कैसे रिलेट करें, आखिर ग्राफ के साथ इसका क्या क्या और रिलेशन है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट होगा वो जूल होगा, या काइनेटिक एनर्जी का एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक और यूनिट होती है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है इसकी यूनिट। ठीक, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप इसका SI यूनिट चेक करें तो इसका SI यूनिट हो जाएगा आपको जूल, या बोल सकते हैं इसका SI यूनिट एक और जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपको मॉडर्न फिजिक्स में होगा। आप यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल बनाना है तो आप लिख सकते हैं इसी में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 से गुना कर देंगे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल बनना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई हमको कर देना है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ देखते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम। इसको आपने फोर्थ चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा है। ठीक है,
तो लीनियर मोमेंटम क्या है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ देखो, आप इसको डिनोट करते हैं किससे? P से। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा मास ऑफ बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो यहाँ से P बराबर आ गया आपका mv। P बराबर क्या आ गया आपका? mv। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब क्या क्या रिलेशन हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से सोचो, क्या आप v बराबर P बट्टा m ऐसा लिख सकते हैं? वेलोसिटी बराबर मोमेंटम बट्टा मास। नाउ जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला था हाफ mv²। तो यहाँ से आ गया काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m, v के जगह हम लिख देंगे p बाई m का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको p² बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला निकल के आ गया p² बाई 2m। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला निकल के आ गया p² बाई 2m। दूसरा फॉर्मूला देखो इसी से आएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बाई 2m है। तो p² बराबर हो गया 2m इंटू ke, यानी कि p बराबर अंडर रूट 2m के, p बराबर अंडर रूट 2m के। एक ये भी फार्मूला आपको निकल करके आ गया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट फार्मूला में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं कि ग्राफ किसका किसका प्लॉट करना है। ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हर साल जेईई मेन में, नीट में इन सब ग्राफ में से किसी न किसी ग्राफ के उठ के आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है और डायरेक्ट उठ करके आता है। यहाँ देखिए, अगर आपको बोला ग्राफ प्लॉट करो किसका, तो v² और काइनेटिक एनर्जी का। अगर आपको बोला गया कि v² और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करिए तो क्या करेंगे आप? काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी को आपने ले लिया y एक्सिस पर, ये 1/2 और m, हाफ m, मास भी कांस्टेंट 1/2 भी कांस्टेंट। तो इसको 1/2 इंटू m को आपने लिख दिया k, या चलो k नहीं लिख के आप c लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो काइनेटिक एनर्जी में c। और ये v² को आपने लिया है x एक्सिस पर, तो ये हो गया y = cx। अब ये जो y = cx है ये किसका इक्वेशन है? तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और कहाँ से पास करेगा? तो पास करेगा पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन। तो इस हिसाब से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो v² का ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा। ठीक, दूसरा ग्राफ अगर आपको दे दिया गया काइनेटिक एनर्जी और इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, काइनेटिक एनर्जी और v का, सिर्फ वेलोसिटी का, तो क्या करेंगे? यहाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² ऐसा है। तो काइनेटिक एनर्जी को आपने लिया y एक्सिस पर, ये जो 1/2 इंटू m इसको आप c लिख लीजिए, कांस्टेंट है। v को आपने लिया है x एक्सिस पर, तो y = क्या हो जाएगा? cx², है ना। कोई भी इक्वेशन मान लो बराबर के एक साइड x है और एक साइड y है, एक पर पावर 1 दूसरे पर पावर 2, ऐसा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये इस टाइप का इक्वेशन 100% आपको पैराबोला का ग्राफ ही देता है। इसको मैंने बेसिक में आपको पढ़ाया भी है, मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो देखिए, उसमें आपको बताया गया है। तो y = cx², ये किसका इक्वेशन हो जाएगा? तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला का इक्वेशन है। अब जब पैराबोला का इक्वेशन है तो उस कंडीशन में ये कैसा पैराबोला? तो आपको मैंने बताया था कि जिस पर पावर 1 रहेगा पैराबोला उसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जिस पर पावर 1 होगा, तो यहाँ पर पावर 1 किस पर है? y पर, तो पैराबोला इसी के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी कि जो पैराबोला ग्राफ होगा वो इस टाइप का आपको दिखाई देगा।
तो काइनेटिक एनर्जी और सिर्फ v का अगर इक्वेशन, वेलोसिटी का सिर्फ इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करना है तो पैराबोला, और काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर का प्लॉट करना है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तीसरा, अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया इस टाइप का काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस ग्राफ में भी आपका जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है, और इस ग्राफ में भी जो आपका मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर का अगर आपको ग्राफ दिया जाता है तो ये भी वैसा ही ग्राफ होगा, पैराबोला के ही टाइप ग्राफ होगा। कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बट्टा 2m, तो ये 1/2m की तरह है, तो 1/2m तो एज ए कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर y इक्वल टू सी, और सिर्फ पी स्क्वायर का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, सॉरी पैराबोला नहीं, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, पी स्क्वायर को आपने ले लिया है एक्स एक्सिस पर, तो इस पी स्क्वायर की जगह पे आप x लिख देंगे तो y इक्वल टू सी एक्स आ गया, जो कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये है काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर का ग्राफ। क्यों, क्योंकि आपने पी स्क्वायर को एक्स एक्सिस पर लिया, अगर यही आप पी को लिए होते तो फिर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर पड़ जाता, मतलब ग्राफ आपको ऐसा दिखता। फिर अगर आप यहाँ पे सिर्फ पी लिए होते और यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिए होते तो यही इक्वेशन आपको ऐसा दिखाई देता, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर दिखाई देता बाबू, यही इक्वेशन आपको y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर दिखाई देता है, जो कि पैराबोला का इक्वेशन है, तो ग्राफ आपको इस तरह से नज़र आता। ठीक है, थोड़ा सा और इसको फिर से बना देते हैं, क्लियर रहेगा आपके लिए। इस टाइप का आपको पैराबोला का ग्राफ नज़र आता, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट बॉडीज़ के लिए ग्राफ को भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के ग्राफ को हमने आपको प्लॉट करके दिखाया। तो ये था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे और उसके बेस पर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इसमें आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है। जैसे यहीं पर देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी और वी स्क्वायर का ग्राफ था, तो आपने वी स्क्वायर को लिया था एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ सिर्फ एक्स लिखे। अगर आप वी को लिए हैं एक्स एक्सिस पर तो वी स्क्वायर था, इसलिए एक्स का स्क्वायर लिखना पड़ा। उसी तरह आप यहाँ पे पी को लेते, जैसे यहाँ पी को लिए हैं तो पी का स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ा, और पी स्क्वायर था तो सिर्फ एक्स लिखना पड़ा। आप यहाँ पर 1/2m, आपको मैं बता दूँ, आप इसको इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, 1/2m इंटू पी स्क्वायर। तो ये 1/2m एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, तो कॉन्स्टेंट की जगह c और पी स्क्वायर की जगह x, तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ग्राफ आप प्लॉट कर सकते थे। अगर आप चाहते इस कंडीशन में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ भी प्लॉट होता है, वो तब प्लॉट होगा जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने काइनेटिक एनर्जी और मास का अगर ग्राफ प्लॉट करना होता, अगर आप मोमेंटम को कांस्टेंट कर देते तो उस कंडीशन में आपका जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी क्रिएट हो सकता है। यानी कि उस ग्राफ को क्रिएट करने के लिए आपको देखिए इन सभी इक्वेशंस में हमने मास को कांस्टेंट लिया। अगर हम मास को कांस्टेंट नहीं लेते हैं, पांचवा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बट्टा 2m, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए दे दिया जाता मास का और काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ पर आप p को, मोमेंटम को आप अगर कांस्टेंट लेते हैं तो यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी को आपने लिया है y एक्सिस पर, तो आपने काइनेटिक एनर्जी के नीचे लिख दिया y, p ये आपका कांस्टेंट है तो पी स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट हो जाएगा, तो c, और मास आपका x एक्सिस पर है तो y इक्वल टू सी बाई एक्स। तो उस कंडीशन में जो ग्राफ होता है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ग्राफ है वो आपको इस टाइप का होता है। क्लियर। तो ये जो ग्राफ है ये कैसा है, तो ये ग्राफ है आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इस कंडीशन में, इस ग्राफ में आपने मोमेंटम को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, आप मोमेंटम को कांस्टेंट करके चले हैं, तब जाके आपको इस टाइप का ग्राफ प्लॉट हुआ है। अगर आप चाहें तो एक और ग्राफ देख लो। अगर आप अंडर रूट के और पी का ग्राफ अगर खींचना चाहें तो क्या होगा। यहाँ देखो p बराबर, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो p बराबर अंडर रूट 2m के पढ़ा था। अब यहाँ देखिए
P को आपने लिया y एक्सिस पर, तो y बराबर √2m, इसको आप C लिख लीजिए, और √2m गुना √ke भी तो आप इसको लिख सकते हैं। तो √2m को आप कांस्टेंट लिख लीजिए C, और √ke को आपने x एक्सिस पर लिया है, तो y इक्वल टू cx, और y इक्वल टू cx जो है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, जो कि कहाँ से पास करेगा, आपको ऑरिजिन से पास करेगा। और इस ग्राफ के लिए आपने मास को फिर से क्या किया है, कांस्टेंट कर दिया है। तो ये 6 टाइप के जो मैक्सिमम पॉसिबल ग्राफ मैंने आपको बता दिया, आप इसको अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से पढ़ भी लें, क्योंकि ये सब ग्राफ बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे, वेरिएबल फोर्स से भी, कांस्टेंट फोर्स से भी, और उसके बाद उसके बेस पर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। दूसरी बात, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स का कंप्लीट वीडियो लेक्चर एकदम जीरो लेवल से, बहुत ही बेसिक लेवल से, जैसे वर्क ऑफ एनर्जी मैं आपको बता रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से, तो इसमें बहुत सारे टेक्निक भी हम लोग देखेंगे। उसी टाइप से मॉडर्न फिजिक्स का भी लेक्चर अपलोडेड है, आप उसको देखिए, जो आपके बोर्ड में, जेईई मेन में, एडवांस में, नीट में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और उसमें बहुत ज़बरदस्त हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, और बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे NCERT, नीट क्वेश्चन बैंक और जेईई मेन क्वेश्चन बैंक, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन धीरे धीरे अपलोड करने वाला हूँ। आप उसका जितना हो सकता है फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।